जय श्री राम। सभी सुनने वालों को योगेश अनंत काले का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, गत 1.5 महीने से थोड़ा इंस्टॉलेशन के लिए साइट पे गया हुआ था, तो इसी वजह से पॉडकास्ट नहीं कर सका। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। तो चलो मित्रों, फिर से एक बार शुरू करते हैं। आक्रांता मुगलों की दास्तान। अकबर का घिनौना चेहरा हमने 126, 127 और 128 एपिसोड में हमने देखा। आज से शुरू करते हैं उसका लाडला बेटा जहांगीर। अपने बाप की तरह ही अपनी अय्याश जिंदगी बिताने वाला ये जहांगीर अनेक इतिहासकारों में संभ्रमावस्था पैदा करता है। उसके लिए भी और उसके लिखे ये जहांगीर नामा नामक आत्मवृत्त के लिए भी। दरअसल इसके अनेक रूपांतरित ग्रंथ और स्वयं जहांगीर ने लिखवा के लिया या खुद लिखा, ये जो कुछ उसमें दावा है, ये वास्तव में मुझे खोखला लगता है, क्योंकि ये लिखने के प्रामाणिक कष्ट जहांगीर ने उठाया होगा, ये संभव नहीं लगता। अब ये हमारे ब्रिटिश इतिहासकार थे मेजर प्राइस, उसका भी एक वर्जन सामने आया है। इसके बारे में सर इलियट का मानना बड़ा साफ है कि ये मेजर प्राइस का वर्जन किसी शायद सोनार ने लिखा है, ना कि जहांगीर ने, क्योंकि उसमें जिस तरह से सोना चांदी हीरे की बारीकियां बताई हैं और बड़े सटीक तौर पे कीमतों का उसमें वर्णन है, लगता नहीं है कि ये अय्याश इतना बड़ा जौहरी था। ये पक्का मुझे भी लगता है कि ये जोड़ तोड़ वाला मामला है। इलियट अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि जहांगीर का ये दावा था कि राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया मंदिर उसने ध्वस्त किया और उसी जगह पे 540 करोड़ की मस्जिद खड़ी की। अब दूसरी जगह मित्रों देखो कि ये रकम जो है ये मात्र 80 लाख रुपए लिखी है, और वास्तव में इसने खर्च किया मेरे ख्याल से मंदिर और मूर्तियां तोड़ने के लिए जो मजदूर आए थे उनकी मजदूरी पे, या मंदिर का जो पुजारी है उसका जो शिरच्छेद किया गया उस पे इसने रकम शायद खर्च की होगी। और जल्लाद भी तो था, उसको भी तो पैसे देने हैं। और जहांगीर ने बड़ी निर्लज्जता से जाहिर किया कि इसका अब उपयोग नमाज के लिए किया जाए। अब दूसरा झूठ बादशाह ने आम लोगों के न्यायदान के लिए व्यवस्था की थी, ये है। अब पता नहीं, कुछ लिखते हैं एक सोने की घंटा लगाई थी जिसके बजने के बाद बादशाह सलामत खुद उस गरीब बेचारे को न्याय दिला सके। दूसरे लेखकों के कुछ लेखों से पता चलता है कि ये आगरा के किले से जमुना तट पर खड़े हुए एक पत्थर से तनी हुई प्याई। अब ये बिल्कुल वैसी ही बंदी थी जैसे दिल्ली में राजा अनंगपाल ने एक रस्सी बांधी थी। तो ये इस प्रकार से शायद उसके जैसा जहांगीर को दिखाने की कोशिश थी, या किसी परेड के लिए शायद बांधी गई थी। अलग अलग वर्जन में अलग अलग लेखकों ने अलग अलग लिखा है। ऐसी गढ़ी हुई अनेक कहानियां जो संपूर्णतः जहांगीर के महिमा मंडन करने के लिए रची गई थी, और दुर्भाग्य से 19वीं और 20वीं शताब्दी के ये हमारे गोरे हो या काले हो वामपंथी, इन्होंने ये सब गढ़ी। अकबर के मौत के बाद सलीम, जहांगीर,
ये बादशाह बना। 30 अगस्त 1559 में फतेहपुर सीकरी में ये अय्याश पैदा हुआ। मित्रों, दुर्भाग्य है कि जहांगीर ने अपनी मां का नाम एक भी बार लिखा नहीं है। पोर्तुगीज मारिया का ये बच्चा जो आगे चल के नशेड़ी और अय्याशी में डूबा रहा, अपने तीनों पूर्वजों की तरह ये निर्लज्ज अपने भाई दानियाल के दारू के बारे में तो बोलता है, लेकिन खुद के नशे के बारे में चुप्पी साध लेता है। वहीं जहांगीर अपनी पुस्तक में बार बार शर्म से ही सही, लेकिन अपने नशे का कबूलनामा नहीं देता। हाँ, कुछ वर्जन में कुछ जगह पे इसने कबूलनामा दिया है, इसमें भी दो राय है। और कोई हैरानी इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबर, हुमायूं, अकबर और अब जहांगीर ये तो मशहूर थे। किसके लिए? नशाबाजी, बच्चेबाजी, महिलाओं का शोषण, बस ये तीनों कृत्यों के लिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इस्लाम का पूरा बेस ही है जर जोरू और ज़मीन। ये इस्लाम के मोमिनों को इतना ही चाहिए, जर, जोरू और ज़मीन। जहांगीर एक बड़े अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा साबित हुआ। बचपन से वो मारधाड़, वो खूनी खेल के लिए प्रसिद्ध हुआ था। वैसे अकबर भी सर्वाधिक घृणास्पद व्यक्ति दिल्ली में था। अकबर के साथ उसके रिश्तेदार, उसके सरदार, खुद का बेटा जहांगीर उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। इसलिए उनकी हमेशा अकबर के साथ ये तीनों बिरादरियों का मनमुटाव होता रहा है। 1591 में 22 वर्षीय जहांगीर ने विष प्रयोग करके अकबर को मारने का प्रयत्न किया था। अकबर का वो प्रसिद्ध वाक्य हम सबको सिखाया जाता है कि शेखो बाबा, तूने ये विष प्रयोग क्यों किया? अगर ताज चाहिए था तो हमें बोल देते। अगस्त 12, 1602 जुम्मे का दिन। इस जुम्मे के दिन को जहांगीर ने अबुल फजल को मार डाला। जहांगीर लिखता है कि अबुल फजल ने अपनी ईमानदारी, अपनी वो जो वफादार था, वो अकबर के पांव पे रख दी थी। हाँ तो भैया, तेरा बाप तो बादशाह था, तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये तो उसका गुण होना चाहिए, लेकिन जहांगीर को वो अवगुण दिखा। तो अपनी ईमानदारी अकबर के पांव पे उसने रख दी थी, इसलिए मैंने दक्खन से ही उसे तुरंत हाजिर होने का हुक्म दिया, लेकिन उसका ईमान मेरी तरफ नहीं था, तो दरबार में उसे आने से रोकने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। तो मैंने बड़े कोशिश करके वीर सिंह देव के इलाके से ही आने वाले अबुल फजल को मारने का निश्चय किया और वीर सिंह देव से प्रार्थना की कि उसे बीच रास्ते में ही मार दे। राजा ने अबुल फजल का रास्ता रोका। थोड़ी सी हल्की लड़ाई के बाद राजा ने उसे मार दिया और उसका सर मुझे प्रयागराज भेज दिया। सर मिलने के बाद जहांगीर ने खुशी से दरवाजे पे उस सर को टांग दिया था। ये होती है मित्रों वहशत। उसके बाद सलीम और उसके साथियों ने एक और कत्ल किया। अब बारी थी उसकी हिंदू पत्नी मानाबाई, वही मानाबाई मानसिंह की भगिनी, जयपुर के राजघराने की राजकुमारी। अब जहांगीरनामा के अनुसार मित्रों 3 दिन उपवास के बाद मानाबाई मर गई।
अब दूसरा एक जहांगीरनामा का वर्जन है, उसके अनुसार मानाबाई ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। और अगर 2-3 लेखकों ने लिखी है कि उसका जहांगीर से हरम में ही बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, और ये बात हमें थोड़ी सी ज़्यादा ठीक लगती है, क्योंकि उसकी जहांगीर की ये खूनी आदतें और विषैला जो स्वभाव था, उसके अनुसार ये अनुरूप लगता है कि उसका और मानाबाई का हरम में शायद झगड़ा हो गया होगा। क्योंकि इस घटना के बारे में ना अकबर लिखता है, ना जहांगीर ने उसके बाद कोई पूछताछ की, इसका कुछ हमें तथ्य या सबूत मिलते हैं। मर गई, क्या फर्क पड़ता है भाई, 5,000 है हमारे तो हरम में, इसको ने उसको उठाया या फिर और नया ले आए हैं? शायद यही वजह है कि अकबर के 1605 के मरने के बाद 1 साल पहले ही मान सिंह ने जहांगीर को किनारा करके जहांगीर के लड़के खुसरो को बादशाह बनाने का प्लान बनाया था। जहांगीर ने अब खुलेआम बगावत करने की सोची थी। 1598 में जब अकबर ने ये ट्रांसक्वेस्निया के मुहिम पर उसे भेजना चाहा तो उसने जहांगीर ने साफ इनकार कर दिया है। चलो वहां पे नहीं गया। अब दक्खन में जब भेजना चाहा तो ये नशेड़ी जब सैन्य निकलने का समय हुआ था तो वहां से गायब हो गया। हमारे एस.आर. श्रीवास्तव जी हैं, वो लिखते हैं कि मई 1990 शायद, वो 90 के आसपास अकबर बड़ा नाराज हो गया था और यहीं इसी समय पे ये नफरत का बीज जहांगीर के मन में अंकुरित हुआ। उम्र के बढ़ने के बाद वो अब ज्यादा पीने लगा था। बच्चेबाजी तो थी, तो उस बच्चेबाजी में वो जिंदगी बिताने लगा। जून 1596 में जैन खान कोका की लड़की के लिए ये लड़ पड़ा। शायद यही वो कहानी है जो उसका प्यार छलका है मेहरुन्निसा नूर जहां को। और ये बीच में कोई फिर वो अनारकली भी आई, पता नहीं ये नाम कहाँ से आ गया, पता नहीं इसके बारे में सच क्या है झूठ क्या है। ये मुगले आजम की पूरी फिल्म ये साली सब झूठी है, इतना तो निश्चित है। 6 वर्जन है, 6 वर्जन जहांगीरनामा में। ये अनारकली कहाँ से पैदा हुई और हमारे मन में इतना ठूस ठूस के भरा दिया है कि आज भी हमें लगता है कि मुगले आजम की पूरी कहानी सच्ची है। इस पूरे काल में सलीम अजमेर में ही रह के अय्याशी करता रहा तकरीबन 6-7 साल, और यहाँ अजमेर में उसने बगावत का खुला ऐलान कर दिया था, जबकि उसे तो अकबर ने मेवाड़ के राजा के साथ युद्ध मुहिम पे भेजा था। उसने अजमेर से ही जहांगीर ने आगरा सब सैन्य को लेके निकलने का मन बना लिया। 1 करोड़ से ज्यादा रकम उसने उठा ली। अपने पुस्तक क्रिसेंट इन इंडिया में हमारे एस.आर. शर्मा जी हैं, वो लिखते हैं कि जब 1600 में एक अफगानी उस्मान का बंदोबस्त करने के लिए जहांगीर को बंगाल भेजा जाना था, तो जहांगीर साला बीच में ही प्रयागराज ही रुक गया और उसने बिहार से आने वाले पूरे खजाना यानी तकरीबन 30 लाख से ज्यादा था वो सारी रकम आगरा न भेजते हुए अपने कब्जे में लिख ली। और अपने कुछ चाटुकारों को उसने जमीन जागीर भी भेंट की है। और ये खबर जब अकबर को युद्ध के दौरान मिली, तब वह तुरंत 1601 में अकबर आगरा लौटा। आगरा में उसे
और एक खबर मिली कि जहांगीर 30,000 घुड़सवारों के साथ आ रहा है, तो अकबर ने उसे प्रयागराज ही जाने का संदेश भेजा। उस वक्त सलीम इटावा तक पहुंच चुका था ऑलरेडी। उसकी बगावत को निरस्त करने हेतु अकबर ने उसे बंगाल और उड़ीसा की गवर्नरशिप देने का भी प्रस्ताव रखा। यहाँ ये अय्याश प्रयागराज में अपने नाम से सिक्के भी बनवा चुका था। ये तो खुलेआम बगावत थी। प्रयागराज में जहांगीर ने दारू और अफू का खुले आम इस्तेमाल करके पूरा नंगा नाच कर दिया। कुछ छोटे में हल्के अपराधी लोगों को उसने सूली पे लटकाना प्रारंभ किया। एक दिन तो उसने नशे की हालत में अपना दरबारी जो वृत्तवाचक था, जो रोज की न्यूज से देता था, न्यूज रीडर आप कह सकते हो, उसको भाई जिंदा तेल में फ्राई कर दिया। आप बताओ। अपने ही खानसामा को उसने प्रयागराज में पीट पीट के मार डाला। अब पता नहीं उसने क्या गलती की होगी। आज भी हम देखते हैं कि नशे में धुत आदमी का कोई विवेक नहीं होता। ये सब देखकर अप्रैल 1603 में अकबर ने खुद की पगड़ी, खुद के सर पे जो उसने पगड़ी पहनी थी, वो पगड़ी सलीम के सर पे रख दी कि भाई कुछ तो सुगरेर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सलीम पुनः प्रयागराज निकल पड़ा और 1604 में अकबर खुद आगरा से प्रयागराज निकल पड़ा सलीम से मिलने की। भाई चलो, अपना लड़का है। हाँ, लेकिन अकबर की मां का निधन हो गया, तो मरने की खबर मिलते ही अकबर प्रयागराज पहुंचा ही नहीं। वो बीच रास्ते ही फिर लौट आया। और ये भांड अपनी दादी को श्रद्धांजलि देने जब पहुंचा, तब सलीम खुद खड़ा भी होने के लायक नहीं बचा था। ऐसी दशा उसने खुद की कर ली थी। भाई, जब संस्कारों का अभाव होता है तो ऐसे ही होता है। इसके बाद अकबर बीमार पड़ा और कहा जाता है कि मान सिंह को मारने की उसने तैयारी कर ली थी। विष की गोलियां गलती से मान सिंह के बजाय अकबर ने खुद खा ली। सलीम तो लगातार इस समय अकबर से दूर ही रहा है। वहां मान सिंह ने और एक प्लान किया था कि जहांगीर को किनारे करके खुसरो को ताज पहना जाए। अक्टूबर 1605 में एक और अय्याश, नशेड़ी, दुर्दांत तानाशाह अकबर आगरा से 10 से 12 किलोमीटर दूर सिकंदरा में मर गया। आखिरकार 24 अक्टूबर 1605 के दिन ये 36 वर्षीय नशेड़ी जहांगीर दिल्ली सल्तनत का बादशाह बन गया। अप्रैल 1606 में अपने ही बेटे को उसने नजरबंद किया। तो ये हमारा खुसरू जो है, नजरबंद किया हुआ बेटा, वो अकबर के कब्र पे चद्दर चढ़ाने के बहाने भाग गया। वंदे मातरम।